सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेल डिसरप्शन मेथड्स के बारे में। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? देखो, फर्मेंटेशन के बाद जो आपका प्रोडक्ट आया है दैट इज़ इम्प्योर, वो अभी प्योर नहीं है। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मीन्स रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का जो स्टेप 1 होता है दैट इज़ द सेल डिसरप्शन। सेल डिसरप्शन के मेथड्स हैं काफ़ी सारे, जैसे कि फिज़िकल मेथड, मैकेनिकल मेथड्स, एंजाइमेटिक मेथड, केमिकल मेथड्स, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आता है फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड में हमारे पास दो टाइप्स हैं, फ्रीज थॉइंग और ऑस्मोटिक शॉक। तो हमारे पास दो मेथड है, फ्रीज थॉइंग और ऑस्मोटिक शॉक। फ्रीज थॉइंग में क्या करते हैं, ये जो टेक्निक होती है इसमें हम जो भी हमारा जो सेल सस्पेंशन है उसको हम क्या करते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं। सो सेल सस्पेंशन इन द फ्रीज़र, पहले हमने क्या किया, फ्रीज़ कर लिया सेल सस्पेंशन को एंड उसके बाद हम उसको थॉइंग करेंगे, यानी कि फ्रीज़र में रख दिया, उसके बाद आप उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आओगे, थॉइंग करोगे, उसकी रूम टेम्परेचर पर लेकर आओगे। थॉइंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम फ्रोज़न सब्सटेंस जैसे कि आइस है उसको हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ वार्मिंग अप। सो ये जो मेथड है इससे क्या होता है कि जो सेल है वो आपका स्वेल हो जाएगा, जो बैक्टीरियल सेल है, जो माइक्रोबियल सेल है वो स्वेल हो जाएगा। स्वेल क्यों होगा? ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस क्रिस्टल्स। जब हमने उसको पहले क्या करा, फ्रीज़ करा तो उसके अंदर क्या बन गए थे, आइस क्रिस्टल्स बन गए थे। अब हम उसकी थॉइंग कर रहे हैं, यानी कि उसको वापस से रूम टेम्परेचर पे ला रहे हैं, वापस से 37 डिग्री सेल्सियस पे ला रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये जो मेथड है इससे क्या हो जाता है, सेल की लिसिस हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इसको आपको मल्टीपल साइकिल्स देनी पड़ेंगी, यानी कि बार बारी करना पड़ेगा फॉर द एफिशिएंट रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल्स। यानी कि कुछ ऐसे, देखो सेल डिस्ट्रप्शन किस लिए ज़रूरी है, मान लीजिए ये एक माइक्रोबियल सेल है, ये कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, मान लीजिए जो इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि विटामिन्स हैं या एंजाइम्स हैं या फिर एंजाइम्स हैं, तो ये चीज़ें जो है इंट्रासेलुलर मेटाबोलाइट्स हैं, ये सेल के अंदर बन रही हैं। तो उसको सेल से बाहर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेल को डिसरप्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो चीज़ें हैं वो बाहर आ जाएं। तो इसी के मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ सेल डिसरप्शन मेथड। अब जो सेकंड है दैट इज़ ऑस्मोटिक शॉक। ऑस्मोटिक शॉक जो होता है दैट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द सैल्यूट कंसनट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल होती है। सो आपने सुना होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, दैट श्रिंक्स। हाइपोटोनिक के अंदर वो बर्स्ट हो जाता है, स्वेल होके फिर वो बर्स्ट हो जाता है। और आइसोटोनिक में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल है। तो सडन अगर आप उसको क्या करोगे, सडनली उस सेल का ट्रांसफ़र करोगे ऑस्मोटिक मीडियम से, हम एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में उसका ट्रांसफ़र करेंगे, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ द वाटर इनटू द सेल। क्योंकि आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में उसको डाल रहे हो तो उस सेल के अंदर पानी जो है वो अंदर एंटर करेगा। पानी अंदर एंटर करेगा तो सेल का जो वॉल्यूम है उसमें एक्सपेंशन होगा एंड जिसकी वजह से उसका रप्चर हो जाएगा, वो फट जाएगा। अब इसका ना एक डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि आप उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हो, सेल बर्स्ट हो रहा है, तो इससे प्रोडक्ट जो है वो डिल्यूट हो सकता है, जिससे कि आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल मेथड्स। सबसे पहले है लिक्विड शीयर मेथड। लिक्विड शीयर मेथड जो है दैट इज़ बेस्ड लिक्विड बेस्ड होमोजेनाइजेशन मेथड है, जो कि यूज़ किया जाता है सेल डिसरप्शन के लिए फॉर द स्मॉल वॉल्यूम एंड कल्चर्ड सेल्स। नाउ यहाँ पर आप सेल की लिसिस कर सकते हो होमोजेनाइज़र की हेल्प से। तो हम यहाँ पर दो टाइप के होमोजेनाइजर्स हैं, डाउन्स होमोजेनाइज़र।
So two types of homogenizers are there, Downs homogenizer and Potter Elvegem homogenizer. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जैसे पिचकारी होती है ना वैसा सा है ये. तो यहाँ पे हम सेल्स को बहुत छोटे स्पेस में फोर्स करेंगे, ठीक है. वी फोर्स द सेल और द टिश्यू सस्पेंशन थ्रू अ वेरी नैरो स्पेस, जिसको हम क्लियरेंस जोन बोलेंगे. एंड ये जो स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, आप देख रहे हैं कितना छोटा सा स्पेस है, इसके थ्रू हम उसको डालेंगे एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगी. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास है डाउन्स होमोजेनाइज़र, जिसमें कि एक ग्लास की ट्यूब आपको दिख रही है और ये आपको क्या दिख रही है, दिस इज़ द पेस्टल. जैसे पिचकारी में होती है वैसी सी है ये. तो मैनुअली भाई जैसे हमने इसमें सेल्स डाले, ठीक है, इसके अंदर सेल्स डाले, अब आप जब इसको ऊपर नीचे करोगे तो वो सेल्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे. सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे है पॉटर होमोजेनाइज़र. इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे टेफ्लॉन का बेस होता है, यहाँ पे जो बेस है वो टेफ्लॉन का होता है. अब जो एफिशिएंसी है होमोजेनाइज़र की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स, कितनी बार आप ऊपर नीचे उसको कर रहे हो पेस्टल को और किस स्पीड से कर रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है कि आपका जो सेल है वो कितनी जल्दी टूटेगा या कितना टूटेगा. सो नेक्स्ट आता है सॉलिड शेयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले हम फ्रीज़ कर लेंगे -25 डिग्री सेल्सियस पे. अब ये जो फ्रोज़न माइक्रोब्स हैं, नाउ दे आर पास्ड थ्रू अ वेरी नैरो ऑरिफाइस बाय अप्लाइंग प्रेशर. इससे क्या होता है, सेल डिसरप्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पर 90% जो सेल्स हैं सिंगल पास में ही डिसरप्ट हो जाते हैं. जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ अल्ट्रासोनिफिकेशन. अल्ट्रासोनिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पर कुछ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज़ करेंगे. सो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जो होती हैं उनका यूज़ होता है. अब ये जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 18 किलोहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होती है. इन वाइब्रेशंस का हम यूज़ करते हैं सेल को डिसरप्ट करने के लिए. सो यहाँ पे हमने ले लिया सेल सस्पेंशन. दिस इज़ द सेल सस्पेंशन जिसके अंदर हमारी सेल्स हैं, ठीक है. ये हमारा हो गया सेल सस्पेंशन. अब ये जो सेल सस्पेंशन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट डालेंगे. ये ऐसा तरीके का जो आपको दिख रहा है, ऊपर क्या है आपका अल्ट्रासोनिक जनरेटर, फिर ये क्या है, ये आपकी नीचे क्या हो गई टिप. इसको हम क्या डाल देंगे, उस सेल सस्पेंशन के अंदर डाल देंगे, ठीक है. अब क्या होगा कि ये जो अल्ट्रासोनिक जनरेटर है, ये जो जनरेटर है ना, ये वाइब्रेशंस जनरेट करेगा, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जनरेट करेगा इनटू द सेल सस्पेंशन. अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी जो आपकी वाइब्रेशंस जब जनरेट होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जब जनरेट होंगी तो इससे सॉल्यूशन के अंदर बबल्स बन जाएंगे. तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर बबल्स बन जाएंगे. और जब ये बबल्स आपस में कोलैप्स करेंगे तो इनके कोलैप्स करने से एक मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, मतलब जब ये बबल्स रेजोनेंस साइज पर पहुंच गए उसके बाद ये कोलैप्स करेंगे. कोलैप्स करने से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी रिलीज़ होगी एंड वो जो मैकेनिकल एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स की फॉर्म में वो रिलीज़ होगी. एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेवरल थाउजेंड एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर. इतना ज़्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर. और ये जो शॉक वेव्स है यही क्या करेंगी, आपके सेल को डिसरप्ट कर देंगी. नेक्स्ट टेक्निक इज़ द एजिटेशन विद बीड्स. बीड मिलिंग भी बोलते हैं जिसको. सो इसको हम करते हैं एक डिसइंटीग्रेटर के अंदर, जिसके अंदर रोटेटिंग डिस्क है, छोटी छोटी बीड्स हैं. सो दीज बीड्स आर मेड अप ऑफ मैकेनिकली रेजिस्टेंट मटेरियल, जैसे ग्लास, एल्यूमिना, सिरेमिक्स, टाइटेनियम कंपाउंड्स की ये बीड्स बनी होती हैं. सो ये जो हमारा डिसइंटीग्रेटर है ये रोलिंग बीड्स हैं, ये बीड्स घूमेंगी जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स हैं वो टूट जाएंगे. ये बीड्स को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बीड्स तो रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी हुई है. सो अबाउट 85% जो सेल्स हैं वो यहाँ पर डिसरप्ट हो जाते हैं. प्रॉब्लम ये है कि जब ये घूमेगा तो इससे हीट जनरेट हो सकती है. उस हीट को ओवरकम करने के लिए आप कूलिंग इक्विपमेंट्स या जैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लिटिल लिक्विड नाइट्रोजन को वेसल के अंदर ऐड कर सकते हैं. अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन ऐड करोगे तो उसको हम क्रायोजेनिक बीड मिलिंग बोलेंगे. नेक्स्ट इज़ मोर्टर एंड पेस्टल.
मोटर एंड पेस्टल जो कि आपने घरों में भी देखा होगा इस तरीके से होता है। आयुर्वेद में जो हम यूज़ करते हैं मोटर और पिस्टल, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने के लिए जो वैद्य वगैरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोटर एंड पिस्टल। सो मोटर एंड पिस्टल जो है वो एक मैनुअल ग्राइंडिंग मेथड है विच इज़ यूज टू डिसरप्ट द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंजाइल स्ट्रेंथ है, सेलुलोज की बनी हुई है उनकी सेल वॉल, तो उनको तोड़ पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो हम उसको मोटर एंड पेस्टल से तोड़ते हैं। सो टिश्यू को हम फ्रीज़ करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एंड देन दे आर क्रश्ड यूजिंग द मोटर एंड पेस्टल। सो दिस मेथड इज़ फास्टेस्ट मोस्ट एफिशिएंट फॉर द प्लांट सेल्स डिसरप्शन। नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में सबसे पहले अपने पास है डिटर्जेंट्स। सो डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका डिसरप्ट कर देंगे बाय सॉल्युबलाइजिंग देयर फॉस्फोलिपिड। दे डिसरप्ट द लिपिड प्रोटीन इंटरैक्शंस, जिससे कि फाइनली क्या हो जाता है, जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा सेल के डिसरप्ट होने की वजह से। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एक्सेस में यूज़ करते हो डिटर्जेंट्स को तो उससे जो प्रोटीन डीनेचुरेशन है वो हो सकती है। सो डिटर्जेंट्स आयनिक हो सकते हैं या फिर नॉन आयनिक हो सकते हैं। आयनिक में भी कटायनिक हो सकते हैं जैसे कि इथाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, या फिर आपके अनायनिक हो सकते हैं जैसे कि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। अब कटायनिक वाले जो है टारगेट करते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस को और फॉस्फोलिपिड्स को, सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं, और जो अनायनिक वाले हैं वो प्रोटीन इंटरैक्शन को डिसरप्ट करते हैं। Non-ionic detergents, they cause least damage to the cell membrane, proteins, DNA को वो कम इफेक्ट कर। सो नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से, केमिकल सॉल्वेंट से भी आप क्या कर सकते हो, सेल की लिसिस कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक DMSO, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, टॉलिन, ईथर, बेंजीन, मिथेनॉल, फिनाइल इथाइल अल्कोहल, EDTA, इन सब को यूज़ किया जाता है फॉर द लिसिस ऑफ द सेल। सो ये क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है लिपिड उसको सोल्यूबलाइज कर लेते हैं एंड प्रोटीन्स को डीनेचर कर देते हैं, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स। EDTA विच इज़ द इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड that is used along with the enzyme to rupture the gram negative cell wall। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की सेल वॉल होती है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग EDTA। It destabilizes the LPS lipopolysaccharide layer that is stabilized by the cations like calcium, magnesium। EDTA also act as a chelating agent which captures the metal ion, जिससे कि क्या हो जाते हैं, सेल वॉल के अंदर होल्स हो जाते हैं बैक्टीरिया की। कुछ सॉल्वेंट्स जैसे कि टोलिन वो फंगल सेल वॉल को डिसरप्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। लिमिटेशन ये है कि अगर आप सॉल्वेंट्स को यूज़ कर रहे हो ज़्यादा अमाउंट में तो उससे प्रोटीन्स डीनेचर हो सकते हैं एंड नीड टू रिमूव दीज प्रोडक्ट्स। हमें जब हमने उसको सेल को डिसरप्ट करा यूजिंग द सॉल्वेंट, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें सॉल्वेंट आ जाएगा, उसको हमें फिर रिमूव करना पड़ेगा, बट इसको रिमूव करना इज़ ईजियर देन द डिटर्जेंट्स। देन आते हैं आपके एल्कली ट्रीटमेंट। एल्कली से भी आप क्या कर सकते हो, डिसरप्शन कर सकते हो। सो दिस मेथड इज़ फास्ट, रिलायबल एंड रिलेटिवली क्लीन वे टू आइसोलेट DNA फ्रॉम द सेल्स। प्लाज्मिड DNA आइसोलेशन हम एल्कली का यूज़ करते हैं लाइक NaOH, लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर दोगे एल्कली का तो उससे प्रोटीन्स डीनेचर हो सकते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल हो सकता है। NaOH को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन के लिए। NaOH क्या करता है, solubilizes the phospholipid and protein components of the cell membrane। सो ड्रॉबैक ये है, केमिकल कॉस्ट फॉर न्यूट्रलाइजेशन इज़ हाई। अगर आपको एल्कली को न्यूट्रलाइज करना है, बहुत ज़्यादा एल्कली डाल दी तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें न्यूट्रलाइजेशन करनी पड़ती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट पड़ जाती है। लास्ट इज़ द एंजाइमेटिक मेथड्स। हम कुछ एंजाइम्स के यूज़ करके हम सेल को डिसरप्ट कर सकते हैं। वेरियस हमारे एंजाइम्स हैं जिसको अगर हम सेल को एक्सपोज करते हैं टू दीज एंजाइम्स, वो सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देते हैं। एंजाइम्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, देखो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास दो लेयर्स होती है, एक तो होती है सेल वॉल, एक अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आप सेल वॉल को हटा दो
तो आपके पास खाली क्या बच जाएगी, सेल मेम्ब्रेन बच जाएगी। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मीन्स द सेल विदाउट द सेल वॉल इज नोन एज द प्रोटोप्लास्ट। तो हमारे पास वेरियस एंजाइम है, जैसे लाइजोजाइम। लाइजोजाइम जो है वो यूज़ करते हैं हम बैक्टीरियल सेल वॉल की लिसिस के लिए। मेनली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, उसको लिसिस करने के लिए हम लाइजोजाइम का यूज़ करते हैं। लाइजोजाइम on its own cannot disrupt the bacterial cell wall since it does not lyses the cell membrane। हम इसलिए लाइजोजाइम को एक डिटर्जेंट के साथ में यूज़ करते हैं। लाइजोजाइम को आप ऑस्मोटिक शॉक के साथ में या फिर मैकेनिकल सेल डिसरप्शन मेथड के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं कंबाइन करके। एंजाइम्स और भी बहुत सारे, जैसे प्रोटीज है, मैनेज है, काइटिनेज है फॉर द यीस्ट सेल लिसिस। काइटिनेज जो है फंगी की सेल वॉल की लिसिस में हेल्प करता है, क्योंकि जो फंगी की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल लिसिस के लिए हम सेल्यूलेज पेक्टिनेज का यूज़ करते हैं। अब जो एंजाइमेटिक मेथड है सेल डिस्ट्रप्शन का, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो कॉस्ट का एक लिमिटेशन है कि अगर आप एंजाइम्स यूज़ करें तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है ये मेथड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।